दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ। मशीन उदाहरण है। मशीन एक उदाहरण है कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का मतलब वह गुड्स जो हमें एक साल से अधिक फायदा देते हैं, वो सारे कैपिटल गुड्स आते हैं। मशीन हमारी जो होती है वो एक साल से अधिक के लिए हमें उपयोग में आती है, इसीलिए कैपिटल गुड्स है। और बाकी के जो आंसर है वो गलत है। कस्टमर गुड्स नहीं होगा, इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो उसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, कैपिटल गुड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक हमारे मालकॉल्स नहीं हैं, एडम स्मिथ भी नहीं है, और मार्शल भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो जेम कीन्स है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है नियोजित एवं पूंजीगत अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं प्रकट करती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी, प्राइवेट, सहकारी सभी संस्थाएं साथ में भाग लेती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक जेम कीन्स थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज टर्म एज को एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्न के सह अस्तित्व को कहा जाता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी अन्य सेक्टर हैं वो समायोजित होते हैं, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर सारे इसके अंदर आते हैं। बी आंसर नहीं होगा। बी आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर हैं। इसके अलावा सी में प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर हैं, तो ये भी पूरा नहीं है। ऐसे ही एग्रीकल्चर और औद्योगिक क्षेत्र, ये भी हमारा पूरा नहीं है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लिबरलाइजेशन मीन्स। उदारीकरण से आशय। उदारीकरण का मतलब होता है रिलैक्सेशन देना। मतलब किसी भी हमारी सरकार जो होती है, जब कभी भी हमको रिलैक्सेशन देती है, किसी भी, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या किसी भी तरीके के कर में, तो वो हमारे लिए लिबरलाइजेशन के रूप में हम उसे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो ए ऑप्शन है, उद्योगों की संख्या घटाना, ये आंसर नहीं होगा। रिड्यूसिंग कंपटीशन, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा आंसर रिलैक्सिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, तो जो ये आंसर है वो सही होगा। इसके अलावा फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये भी आंसर हमारा गलत है। तो इसका सही जो आंसर है रिलैक्सिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब नियंत्रण तंत्र में ढील देना, ये हमारा उदारीकरण से आशय होता है। तो अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है, इन विच इकोनॉमी द कंज्यूमर इज कॉल्ड द इंफीरियर। अर्थात
किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? और उपभोक्ता को सम्राट हमें हमारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कैपिटलिज्म वाला जो आंसर है वो सही होगा। ये सोशलिज्म गलत, मिक्स्ड भी गलत और नॉन ऑफ दीज भी गलत। जो आंसर होगा जो सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि कैपिटलिज्म जो अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो भी गुड्स तैयार किए जाते हैं वो उपभोक्ता के अनुसार, उपभोक्ता की रुचि के हिसाब से तैयार करे जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। क्योंकि उपभोक्ता के पास अपार धन होता है, कैपिटल की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता को सम्राट बोला गया है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट 5-year प्लान वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और 51 से हमारी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट की गई। अगले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसेंट डिकेड्स। कुछ रिसेंट डिकेड्स हैं, दशक हैं, उनमें भारत की सरकार ने निजीकरण के लिए अपनाया। इसमें कौन सा रूट सबसे बेस्ट होगा? निजीकरण का कौन सा रूट अपनाया है? तो इसका हम देखते हैं मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाई आउट, ये आंसर नहीं होगा। स्वतः स्फूर्ति निजीकरण, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। क्रॉस होल्डिंग, ये भी हमारा नहीं होगा। जो इसका सही आंसर है वो स्टैटिक सेल है, रणनीतिक विक्रय है। प्राइवेटाइजेशन की जो ये विशेषता है वो हमने हमारे भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है और इसी के तहत उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की जो रणनीति है वो अपनाई है, जिससे कि हमारी जनता को प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज मिले और वो इस प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उत्सुक हो। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। इसका जो हमारा पूछा गया है, इसमें पूंजीवाद की विशेषता के बारे में पूछा गया है। इसमें पूंजीवाद की विशेषताएं जो होती हैं उन्हें पहले हमें पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर हम सही लगा सकते हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्ति व संघ कम से कम त्याग और लागत के साथ अपने मुनाफे को अधिक से अधिक करने के लिए आर्थिक उद्देश्यों के साथ व्यवहार करते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा कीमत, अदृश्य शक्तियाँ, उत्पादन और उपभोग के कारकों के प्रभाव में प्रधान भूमिका अदा करते हैं। जो कीमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रधान भूमिका अदा करती हैं। तो हम ऑप्शंस पे आते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो ये विशेषता है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? व्यक्ति और संघ कम से कम त्याग और लागत के साथ अपना मुनाफे को अधिक से अधिक करने के आर्थिक उद्देश्य के साथ व्यवहार करते हैं। ये इसकी विशेषता है। हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि विशेषता नहीं है। तो इसका ये तो विशेषता है। बी ऑप्शन जो देखते हैं, बी ऑप्शन में है तो देश में उत्पादन के प्रमुख साधन या तो सरकार के स्वामित्व में होते हैं या उनके उपयोग सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के
लक्षण नहीं है। ये हमारी जो सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें उसकी ये विशेषता है। तो हमारा बी आंसर सही लगता है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी। तो सी आंसर भी देखते हैं, सी ऑप्शन भी देखते हैं। सी में क्या है, उत्पादक उपभोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हाँ सही है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। चौथा ऑप्शन है कीमत अदृश्य शक्ति उत्पादन और उपभोग के कारकों के प्रभाव में प्रधान भूमिका अदा करते हैं। ये भी इसका होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी सही होगा हमारा। ये इसकी विशेषता नहीं है। नाउ अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। तो नीति आयोग द्वारा हमारी पंचवर्षीय योजना होती है वो नीति आयोग द्वारा नहीं लागू करी जाती हैं। ये पंचवर्षीय योजना होती हैं वो हमारी योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती हैं, ना कि नीति आयोग के द्वारा। तो इसका जो ए आंसर है वो करेक्ट होगा। बाकी ये नीति आयोग द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो ये तीनों की तीनों त्रिवर्षीय कार्रवाई एजेंडा, सप्तवर्षीय कार्यनीति, इसके अलावा 15 वर्षीय, ये सारे नीति आयोग द्वारा चलाए गए हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not the primary object of industrial relations and labor law? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध या श्रम कानून का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। तो इसका हमारा हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक साम्यता बनाए रखना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी आंसर क्या है, बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन इंडस्ट्री, ये हमारा ठीक लग रहा है। इसके अलावा देखते हैं सी नंबर में है इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता, ये हमारा लक्ष्य है। और प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हमारा इसका लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। इसका जो प्राइमरी लक्ष्य है वो ये कतई नहीं है कि उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना। नाउ अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जीई व्यापार मंडल की निम्नलिखित में से किन मापदंडों पर व्याख्या की गई है। तो इसका जो हम आंसर देखते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। मार्केट, पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस पोजीशन। तो इसका जो यही आंसर है वो ऑप्शन है वो सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। कैसे होंगे, व्यवसाय आकर्षण और बाजार स्थिति जेई व्यापार मंडल में इसकी व्याख्या नहीं की गई। सिर्फ व्याख्या जो की गई थी मार्केट एक्टिवनेस और बिजनेस पोजीशंस की ही व्याख्या की गई थी। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। From which 5-year plan growth with social justice was received emphasis? किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की वृद्धि पर जोर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो